बच्चों, आज हम लोग कोरोना वायरस पर एक निबंध लिखने की तैयारी करेंगे। ये बड़ा ही आवश्यक है और समसामयिक विषय है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को स्नातक सत्र प्रथम से लेकर के सभी सत्रों और यहाँ तक स्नातकोत्तर के भी सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। कोरोना विषय से पूरी दुनिया जूझ रही है, इसलिए परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आना बड़ा ही स्वाभाविक लगता है और हम सबको कोरोना पर जानकारी भी, अद्यतन जानकारी रखनी भी चाहिए, ताकि हम इस महामारी से स्वयं का, अपने समाज और देश का रक्षण कर सकें। बच्चों की, जैसा कि अपना दुनिया भर का सभी देशों ने मिलकर के एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था बनाई है और उसमें दुनिया के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, उन सबकी सलाह और दिशा निर्देशों के आधार पर किसी भी बीमारी को उसके स्टेटस के अनुसार, उसके लाभ हानि और उसके निदान, कारण और निवारण, आरोग्यकारी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रख कर के उसकी कैटेगरी के अनुसार उसे महामारी के रूप में घोषित किया जाता है। कोरोना वायरस आज एक विश्वव्यापी महामारी के रूप में हमारे सामने में है। आप इसकी सूक्ष्मता का और इसके सूक्ष्म होने के बावजूद इसकी मारक क्षमता का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस मनुष्य के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। इसलिए इसका संक्रमण पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस COV, इसे कोविड-19 का भी नाम दिया गया है। इसके संबंध में कहा गया है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से चौथे में, तीसरे में और डबलिंग करते हुए बड़ी जल्दी अपनी श्रृंखला बनाता है और धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्ति को अपने आगोश में ले लिया। आज की तिथि में पूरी दुनिया में लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोग इसके परिधि में आ चुके हैं और इस वायरस का बारे में जहाँ तक अखबार, सूचना माध्यमों के द्वारा अब तक ज्ञात हुआ है कि इसका प्रारंभ नवंबर-दिसंबर 2019 में हुआ, चीन के वुहान नामक शहर में, और उसकी एक प्रयोगशाला में इसका वायरस तैयार हुआ है और जिसने वहाँ से निकल करके धीरे धीरे वुहान शहर के काफ़ी लोगों को संक्रमित किया और वुहान से फिर इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ईरान, स्पेन, यूरोप के कई देशों में
और आज दुनिया के लगभग 200 से ज़्यादा देशों में इस महामारी का आतंक छाया हुआ है। प्रारंभ में इसको समझने में विलंब हुआ और चीन ने कदाचित इसकी व्यापक जानकारी देने में विलंब किया, और जब वुहान शहर में सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग इस बीमारी से मरने लगे, तब वहाँ के अखबारों और संचार माध्यमों के द्वारा दूसरे देशों के लोगों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने सावधानी बरतना शुरू किया। लेकिन जैसा कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक विश्वव्यापी गांव की तरह हो गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का निरंतर आवागमन हुआ, और जो लोग इसके संपर्क में वुहान में आए थे उन्होंने इस वायरस को अपने साथ ले जा कर के अनेकानेक देशों में इसका विस्तार कर दिया। जाने अनजाने ही ये बीमारी बद से बदतर स्थिति में पूरे समाज और मानव सोसाइटी को अपने आगोश में लेती गई। इसके संक्रमण के फलस्वरूप व्यक्ति में बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था और देखते देखते ये दूसरे देशों में विश्वव्यापी स्तर पर फैल गया। जैसा कि हमने कहा कि इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, और जब ये दुनिया के दूसरे देशों में फैला तो वैज्ञानिकों का वायरोलॉजी से जुड़े हुए जो वायरस के संबंध में अध्ययन करते हैं ऐसे लोगों ने भी इसका अध्ययन शुरू किया। तो इसके लक्षणों के आधार पर ये कहा गया कि जिनकी प्रतिषेधक क्षमता जिन मनुष्यों में रोगों से लड़ने की रेसिस्टेंट पावर कम है, ऐसे लोगों को ये अपना जल्दी शिकार बनाता है। इस श्रेणी में बड़े बुजुर्ग लोगों को, छोटे बच्चों को, महिलाओं को और ख़ासकर दम्मा, मधुमेह, डायबिटीज़ और हृदय रोग से ग्रसित व्यक्तियों को रखा गया है। उनको इससे अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। सामान्यतः प्रारंभ में इसमें फ्लू, सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण ही इसके कॉमन लक्षण के रूप में हमारे सामने आते हैं, और धीरे धीरे इसका वायरस किसी भी प्रकार से हमारे सांस के माध्यम से, हमारे मुंह के माध्यम से हमारे गले में जाता है, और कुछ दिन गले में ठहर कर वो धीरे से फेफड़ों की तरफ बढ़ने की चेष्टा करता है और फेफड़ों में पहुंचकर एक सघन झिल्ली बना देता है, जिससे व्यक्तियों को सांस लेने में तकलीफ होती है और अंततोगत्वा उनका निधन हो जाता है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी कोई वैक्सीन और आरोग्यकारी निर्णायक औषधि नहीं बन पाई है, इसलिए इस बीमारी से लड़ना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही इस बीमारी से लड़ने की कोई ना कोई औषधि, कोई ना कोई टीका या वैक्सीन
विकसित कर लिया जाएगा और भारत के भी वैज्ञानिक इस बीमारी को नष्ट करने की दिशा में काफ़ी तेज़ी से लगे हुए हैं और इस दिशा में काफ़ी काम हो गया है। लेकिन जब तक कोई औषधि हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक तो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार हमें साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए बीच बीच में। कुछ भी खाना है तो उससे पहले हैंड वॉश से बढ़िया से अपने हाथों को कम से कम आधा मिनट 30 से 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसते और छींकते समय अपने मुंह के पास में अपना रुमाल या टिश्यू पेपर अवश्य लगा लेना चाहिए, ताकि खांसने और छींकने के बाद हमारे थूक और सलाइवा लार के जो छींटे हैं वो दूसरे व्यक्तियों पर ना पड़े। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। मांसाहारी भोजन, अंडा और मदिरा पान से बचें। जंगली जानवरों के भी संपर्क में आने से बचना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो हमें मास्क लगा करके या अपने नाक मुंह को गमछा, तौलिया, रुमाल आदि से ढक करके रखना चाहिए। बाहर निकलते समय हमको लोगों से एक शारीरिक दूरी बना करके रखना अनिवार्य है। उनकी देह से देह नहीं सटना चाहिए, ताकि यदि कोई कोरोना कैरियर मनुष्य हमारे संपर्क में ना आ जाए। मास्क को पहनते समय कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए और हमें बार बार हाथ अपने नाक, आँख और मुंह के पास नहीं ले जाने चाहिए। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोने चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। मास्क को उतारते वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़ कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हमें हर रोज़ या तो मास्क बदल देना चाहिए या उसको भली भांति धो लेना चाहिए। कोरोना का खतरा को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके उपायों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही ऊपर बताया है कि हाथ साफ रखें, खांसते सीखते समय अपने मुंह को ढक लें, दाएं बाएं करके अपनी कोहनी से, अपने बाहाँ से उसको, उसके छींटों को इधर उधर जाने से रोकें। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और हवाई जहाज़ से सफ़र करने से जहाँ तक हो सके बचें और किसी भी भीड़ भरे स्थान पर जहाँ लोगों का जमावड़ा होता है ऐसी भी जगह जाने से बचना चाहिए। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर जाकर के उस भीड़ का हिस्सा ना बने। अपने घर और रसोई को साफ सुथरा रखें और यदि किसी को संक्रमण होने की संभावना है
तो कम से कम 14-15 दिन तक उनको अपने घर में ही क्वारंटाइन या आइसोलेट हो जाना चाहिए। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संपर्कित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अलग ही रहना चाहिए बाकी लोगों से। अब इसके कारण और निवारण, तो हर बीमारी का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जहाँ तक अभी तक कहा जा रहा है कि ये जो वायरस है वो कृत्रिम रूप से लैब में प्रयोगशाला में तैयार किया गया वायरस है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से जल्दी नष्ट नहीं होगा। इसे नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ वैक्सीन या इसकी पेटेंट मेडिसिन दवाई हमको खोजनी ही पड़ेगी। तब तक एक सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी, और साफ सुथरे रहने का अभ्यास, खाने पीने की चीज़ों को साफ सुथरा रखना, अपने कपड़ों को भी साफ सुथरा रखना इत्यादि हमको इन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इससे लाभ और हानि, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब आप कहेंगे कि कोरोना से कोई लाभ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हुआ भी है। पहले हम अपनी सामाजिक मर्यादाएं भूलते जाते थे। हमारे जो लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की शैली प्रदूषित हो रही थी, उसमें सुधार आने लगा। आज पूरी दुनिया के लोग भारतीय जीवन पद्धति का अनुसरण करने लगे हैं। पहले हाथ मिला करके या गले मिल करके या किस, चुम्बन आदि करके लोग एक दूसरे का अभिवादन करते थे, स्वागत करते थे। ये तरीके गलत थे। हम पहले भी हाथ जोड़कर करबद्ध होकर के प्रणाम नमस्कार करने का हमारा संस्कार रहा है। आज उसको पूरी दुनिया अपना रही है और हमने साफ सुथरा रहना सीखा है। हमने शारीरिक दूरी बनाने का अभ्यास किया है, जो कि दुनिया के लोग पहले इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं मानते थे। तो अब उन लोगों को भी ये सीखना पड़ रहा है और कम से कम साधनों में कैसे जीवन यापन किया जा सकता है वो हमने पिछले 2-2.5 महीने के लॉकडाउन में अब तक देख पाया है, समझ पाया है। हानि, क्योंकि जब व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा, ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, फैक्ट्री और कल कारखानों में, बाज़ार में व्यापार काम के लिए आपस में नहीं मिलेगा जुलेगा, तब तक सारी चीज़ें स्थगित करनी पड़ेंगी। और जब सब चीज़ें स्थगित हो जाएंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था स्वतः ही ठहर जाएगी। तो हानियाँ भी इस प्रकार से काफ़ी हैं। पूरी तरह से हमारा व्यापार, हमारे कल कारखाने, हमारी स्कूल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई, परीक्षाएं और अनेकानेक प्रकार के कार्य व्यापार सब जहाँ के तहाँ रुक गए हैं। एक तरह से लगता है कि हमारा जीवन ही ठहर गया है। तो ये हानि भी है। अब उपसंहार के रूप में हमें इस बीमारी को रोकने के उपायों पर विचार करना चाहिए।
लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। लगभग 2002 में पूरी दुनिया में 700 ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और उसका असर भी आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा था। हजारों लाखों लोग उससे भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन फिर शीघ्र ही उस वायरस का उपचार खोज लिया गया। तो इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं और बहुत आपको हम बताते हैं कि ताज़ी ताज़ी अभी एक खबर आई है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने इससे बचने का उपाय खोज लिया है और उन्होंने कोरोना वायरस का वैक्सीन का पेटेंट कराने की दिशा में अपना प्रयास शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही दुनिया के अन्य देश भी इस मामले में आगे आएंगे और सबसे बढ़िया इससे बचने का उपाय यही है कि हम अपने दादी नानी के जो नुस्खे हैं घरेलू, काढ़ा बना करके पीने का और बार बार कुछ गर्म पेय, चाय, दूध, हल्दी और बार बार पानी, गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके यदि हम पीते रहेंगे तो जो वायरस हमारे मुंह से गले तक फैला हुआ होगा वो उस गर्म पेय पदार्थ के संपर्क में आकर के मर जाएगा। तो इस प्रकार से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस को चरितार्थ करते हुए न सिर्फ हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को और अपने देश का बहुत भला कर सकते हैं। और आजकल जैसा कि कहा गया है कि घर से बाहर निकल करके पराक्रम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप देशभक्ति प्रदर्शित ही करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो घर से कम निकलें बाहर और किसी भी प्रकार से अनावश्यक तौर पर इधर उधर घूमने का और बाज़ार, मॉल, सिनेमा, अन्य किसी प्रकार का सामाजिक गैदरिंग करने से बचे रहें तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी को काफ़ी हद तक हम दूर रख सकते हैं और इस पर विजय पा सकते हैं। और हमारी सरकार ने भी काफ़ी पहले से एहतियातन जो कदम उठाए थे, उनकी वजह से 135 करोड़ के देश में अब तक मात्र 50,000 के आसपास ही कुल कोरोना संक्रमित हो पाए हैं, जिसमें 12-14 हज़ार ठीक भी हो गए हैं और मृत्यु दर भी हमारे देश की मात्र 3% तक ही है। जो बीमार पड़े थे उनके 3% से भी कम लोगों का निधन हुआ है अभी तक। 1,500 लोग इसके पूरे देश में, भारत में, तो जो नहीं के बराबर है। इसे हम अपनी सफलता भी कह सकते हैं और हम सब आपस में एक दूसरे से कोरोना वायरस की जानकारियों को बताते हुए एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे तो हमारा देश शीघ्र ही कोरोना जैसी महामारी पर विजय पा करके दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित करेगा और हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने नारे को चरितार्थ कर सकेंगे। बच्चों, इस प्रकार से कोरोना एक सर्वाधिक नया और प्रचलित विषय है जिस पर हम निबंध लिखने में कोई आपत्ति, कोई तकलीफ, कोई संकोच नहीं होना चाहिए और इसको हम और बढ़िया से लिखने बैठेंगे तो लिखा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आप सबके ध्यान में आ गया होगा। जैसे कि मैंने निबंध लिखने के पहले ही आपको बताया था कि निबंध के बारे में प्रस्तावना में हम विषय प्रवेश करते हैं, विषय वस्तु की जानकारी देते हैं और उसकी भूमिका, फिर उसका वर्णन, फिर उसके कारण निवारण, फिर उसके लाभ हानि और अंत में उपसंहार।
तो इस प्रकार से ये 5-6 बातें आप याद रखोगे तो कोरोना ही नहीं, किसी भी विषय के बारे में आप निबंध को बढ़िया से लिख पाएंगे। आज ये कोरोना पर हमने जो विचार विमर्श किया है, इसको हम आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और इससे हमारी जानकारी भी बढ़ेगी और दूसरों की भी जानकारी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।